हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा एबिट ईपीएस एनालिसिस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर में जो है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं और वो किस तरह के डिसीजंस लेने में हमें हेल्प करता है, उनके रिलेशनशिप को हम किन किन तरीक़ों से स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में हम करेंगे। एबिट ईपीएस एनालिसिस, एबिट और ईपीएस को एनालाइज करना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम जो है वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे इस एबिट लेवल पर हमारा अर्निंग पर शेयर कितना होगा, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अर्निंग पर शेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि उसमें जो उसके शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में लिया हुआ है, तो उनकी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करना, उनकी अर्निंग को बढ़ाना जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उसमें ईबिट ईपीएस एनालिसिस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में करेंगे। तो EBIT EPS एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑन द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अ फर्म। कि आपका जो एबिट ईपीएस एनालिसिस जो मैंने अभी बताया आपको कि एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग का अर्निंग पर शेयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग की फॉर एग्जांपल कि आपको सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, इक्विटी के साथ आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं, इक्विटी के साथ आपको बॉन्ड्स इशू करने हैं, इक्विटी के साथ आपने लोन्स रेज करने हैं, कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है उसमें जो है आपका क्या अपना जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर रखेंगे, क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपके रहेंगे, मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या रहेंगे, किन किन चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन उसमें यूज़ करेंगे, एक का, दो से ज़्यादा, तीन, कितनी चीज़ें जो है वो आपके कितने सोर्सेज आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में होंगे और उसका क्या इम्पैक्ट आपके अर्निंग पर शेयर पर पड़ेगा वो हम EBIT EPS एनालिसिस के थ्रू करते हैं। गिवन एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स द अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर मे बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग, मीन्स डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कि आपका जो एक सेम EBIT लेवल, जैसे मैंने पहले बताया हुआ आपको कि लिवरेज के टाइम पे बताया था कि जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज नहीं कर सकती। दैट मीन्स कि जो आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो टोटल अमाउंट चाहे आपने इक्विटी से की है, इक्विटी प्लस डिबेंचर से की है, इक्विटी प्लस डिबेंचर प्लस लोन से की है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर प्लस लोन से की हुई है, तो उससे जो है वो जो आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट की है उससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उस पर डिपेंड करता है कि टोटल अमाउंट, बट वो सोर्स, वो पैसा आपने कहाँ से लिया है, उससे आपका EBIT जो है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। तो एक पर्टिकुलर लेवल आपके पास EBIT का दिया हुआ है, जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसके अकॉर्डिंगली EBIT है। तो बट ये है कि जो आपका मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है, उस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग यानी कि डिफरेंट जो कैपिटल स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं उसकी वजह से आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो हम EBIT EPS एनालिसिस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। फर्दर द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग अंडर डिफरेंट लेवल ऑफ EBIT ऑन द अर्निंग पर शेयर कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ EBIT EPS एनालिसिस। हाँ, सिर्फ ये नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर EBIT लेवल, वो तो हमें पता ही है कि जनरली हमारा इतना % रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा EBIT जो है वो नॉर्मली इतना रहता है। बट अगर जो है हमारे पास कुछ और एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, तो हो सकता है कि हमारे EBIT में भी कुछ चेंजेस पॉसिबल हो। तो हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ EBIT के लिए भी जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ EBIT के लिए भी जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग में जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि हमारा EBIT लेवल भी डिफरेंट्स हैं अलग अलग लेवल पर, कि इतना EBIT है तो इतना EBIT है, इतना EBIT है, और उसमें जो है वो डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बेसिस पर भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि उन EBIT लेवल पर हमारा अर्निंग पर शेयर कितना रहेगा। तो एक तो हो गया कि आपका डायरेक्टली EBIT के बेसिस पर EPS निकालना, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट मीन्स कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो भी आपके फिक्स कॉस्ट फंड्स हैं उसका इंटरेस्ट माइनस किया, फिर उसके बाद आप टैक्स पे करेंगे, फिर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आएगा, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद अर्निंग्स जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए बचेंगी, और उसको जब आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आया था। तो वो EBIT EPS एनालिसिस की EBIT के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अर्निंग पर शेयर कितना रहेगा, बट उसमें क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से वो अर्निंग पर शेयर में जो है वो चेंज आ सकता है। तो उसको एनालाइज करने के लिए EBIT EPS एनालिसिस किया जाता है। इस EBIT EPS एनालिसिस में एक दो चीज़ें, इसका जो इसको अगर हम रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहें इसको, तो एक फार्मूला के बेस पर EBIT EPS इस तरह से निकाला जा सकता है कि अर्निंग पर शेयर आपने कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू EBIT माइनस I इंटू 1 माइनस T माइनस PD डिवाइडेड बाय N। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के बेसिस पर भी EPS निकाल सकते हैं, या जो मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बताया था उस स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म पे भी जो है उसमें आप EPS की कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर है। एबिट का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, की जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एंड आई मींस इंटरेस्ट चार्जेस, जो भी आपके फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स हैं उसके ऊपर जो आपने डेट फंड्स लिए, डेट फंड्स हैं, उन डेट फंड्स के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट चार्जेस। वन मींस वन एंड टी मींस टैक्स रेट, कि जो कंपनी का टैक्स रेट है, फर्म का जो टैक्स रेट है, जो कंपनी जिस रेट से कंपनी को टैक्स रेट पे करना पड़ेगा, दैट इज टैक्स रेट। एंड उसमें से माइनस करना है पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड, और यू कैन से डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, की जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे करना है इफ एनी, अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। देन एन मींस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, की जो आपका प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स के लिए बचा है उसको आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, अर्निंग पर शेयर आ जाता है। तो जैसे हमने बताया था अभी आपको कि इबिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या माइनस किया, आपने माइनस किया आई, इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस करने से आपके पास क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से आप उसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स बच जाएगी। और अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आपकी टैक्स के बाद की अर्निंग्स है उसमें से आपने क्या माइनस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने पे कर दिया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद जो अर्निंग्स बचती हैं दैट आर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, की वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बची हैं, उसको आप जो है वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो उसका जो रिलेशनशिप है एबिट और ईपीएस का, वो आप इस फार्मूला के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन शॉर्ट। और इसी इबिट ईपीएस एनालिसिस में ही जो है हमारे पास एक दो चीज़ें और हम एनालाइज कर सकते हैं जहाँ पर इबिट और ईपीएस में आपस में रिलेशनशिप है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है दैट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट तो हमने सुना है बहुत बार कि ब्रेक इवन पॉइंट दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो उसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू दोनों चीज़ें बराबर होंगी, वो हमने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में सुना है। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मे बी डिफाइंड एज अ लेवल ऑफ EBIT which is just equal to pay the total financial charges, that is interest and preference dividend। कि हमारा जो EBIT है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है वो उतना है, उसके लिए सफिशिएंट है, मतलब दैट इज जस्ट इक्वल टू, मतलब सिर्फ उसके बराबर ही है किसके, कि जिसमें हम अपने टोटल फाइनेंशियल चार्जेस के बराबर है। दैट मीन्स कि हम उसमें से इंटरेस्ट पे कर पाते हैं और अपना प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाते हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ अर्निंग्स, और नहीं करना आपने, एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, की जो आपका ये जो लेवल है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का, द ईपीएस अर्निंग पर शेयर वुड बी 0। यानी कि जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे हम कहते हैं ना नो प्रॉफिट नो लॉस, कि नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं है, तो आपका जो है वो 0 हो गया। और यहाँ पर क्या चीज़ 0 होती है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के टाइम पे ईपीएस आपका 0 होगा, अर्निंग पर शेयर जो है वो 0 होगा। बट जैसे आपका नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट में हम कहते थे नो प्रॉफिट नो लॉस, कि कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, तो प्रॉफिट भी 0 लॉस भी 0, ठीक है। और यहाँ पर हम कहेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो सिचुएशन है जब हमारा ईपीएस 0 होगा, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से सिर्फ हम अपने फाइनेंशियल चार्जेस पे कर सकते हैं, कि जो हमारा इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, या फिर जो उसमें टैक्स बचता है वो आप टैक्स लायबिलिटी पे कर लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद आपको टैक्स पे करना है, टैक्स के बाद आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के लिए जो है वो कुछ भी अर्निंग्स नहीं बचेंगी। दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर जो है वो 0 है। तो वो EBIT लेवल, उस EBIT लेवल को हम क्या कहेंगे, वो हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। उस फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू आई प्लस DP डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। एंड आई मीन्स इंटरेस्ट चार्जेस, की जो भी आपके इंटरेस्ट चार्जेस हैं, डेट फंड्स जो आपने उधार का पैसा लिया हुआ है उस डेट फंड्स पर जो आपको इंटरेस्ट पे करना है, प्लस DP मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, और इसको आप डिवाइड करेंगे, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स को डिवाइड करना है 1 माइनस टी टैक्स रेट। टी का मतलब है टैक्स रेट, और ये ध्यान रखना है कि आई को नहीं डिवाइड करना, आई प्लस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को आपने 1 माइनस टी यानी कि 1 माइनस टैक्स रेट से आप डिवाइड करेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा, फिर वो जो आंसर आएगा उसमें आप इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, तो वो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, दैट मीन्स कि वो आपका वो EBIT लेवल है जिस EBIT लेवल पर अर्निंग पर शेयर जो है वो 0 होगा। इसके बारे में जो है मैं आपको अपनी आगे दूसरी अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में आपको जो है वो दिखाया जाएगा कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं विद एन एग्जाम्पल, और उसका प्रूफ भी दिखाएंगे कि आपको जो है वो EPS जो है हमारा 0 आता है।
बट यहाँ पर क्योंकि ये EBIT EPS एनालिसिस से जुड़ा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि EBIT का लेवल और EPS का लेवल, कि हम देखना चाह रहे हैं कि वो लेवल एटलीस्ट कि हमारा EBIT उतना हो कि हम अपने सभी फाइनेंशियल चार्जेस को पे कर सकें। इसलिए हम जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में। किस लिए इंटरेस्टेड हैं कि हमें एटलीस्ट हमारा EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है वो एटलीस्ट इतना हो कि हम अपने टोटल फाइनेंशियल चार्जेस पे कर सकें, कि बेशक शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं भी बच रहा है, बट फिर भी हमारे जो बाकी के चार्जेस हैं, जो फिक्स चार्जेस हैं, वो हम पे कर सकें। और अगर इससे ज़्यादा हम अर्न कर पाएंगे, इससे ज़्यादा EBIT हमारा होगा, तो जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही हमारा जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जो है हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में इंटरेस्टेड हैं। देन एक और इससे रिलेटेड पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, कि ये प्लान 1 प्लान 2 प्लान यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर 1 2, तो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर्स के ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर्स में क्या है कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा EBIT लेवल हो जिस EBIT लेवल पे दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर्स में जो है वो अर्निंग पर शेयर बराबर हो जाए। क्या चाहते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है उसके बारे में क्या कह रहा है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस रेफर्स टू दैट EBIT लेवल एट विच EPS रिमेन्स सेम, कि वहां पर जो है वो EBIT लेवल है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का मतलब है कि वो EBIT लेवल जिस पर जो है वो एट विच EPS रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स, कि आप जो है वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स यूज कर रहे हैं। आपके पास जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी के लिए आप जो है वो अलग अलग मिक्सचर यूज कर सकते हैं, बट पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से क्या वो एक ऐसा EBIT लेवल आपके पास आ जाता है जिस EBIT लेवल पर अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर्स में भी जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो बराबर होगा। एट दिस लेवल ऑफ EBIT द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू द total cost of debt and this is also known as break even level of alternative financial plans। इसमें क्या होता है कि जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय की है उसके ऊपर जो रिटर्न आ रही है, जो इनकम आ रही है, यानी कि रिटर्न आपको मिल रही है कैपिटल एम्प्लॉयड पर, और जो कॉस्ट ऑफ डेट आप पे कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें जो है वो बराबर हो जाती हैं, और जिसकी वजह से इसको जो है वो ब्रेक इवन लेवल ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स भी बोल जाता है। कि अगर आपको कहा जाता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ दीज टू financial plans, so that means कि you have to calculate point of indifference and this point of indifference is also known as equivalency point। इसको जो है equivalency point भी बोल जाता है। equivalency point हो गया, point of indifference हो गया, या break even level of alternative financial plans। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो ये point of indifference से क्या होता है कि हम एक ऐसा EBIT लेवल कैलकुलेट करते हैं। EBIT लेवल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का वो लेवल कैलकुलेट करेंगे जिस पर अल्टरनेटिव 1 कि आपके पास डेट इक्विटी का अलग से जो प्लान है वो अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2, चाहे आप ये वाला अल्टरनेटिव यूज करें चाहे ये वाला अल्टरनेटिव यूज करें, आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो दोनों ही प्लान्स में सेम रहेगा उस EBIT लेवल पर। तो वो EBIT लेवल को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस को। और ये जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है यहाँ पर हमारा x जो है वो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है EBIT लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और यहाँ किस तरह से जो हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो बराबर रहेगा, वो आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो x जो है यहाँ पे हमारे पास होता है EBIT लेवल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, I1 फर्स्ट अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट चार्जेस 1 माइनस टी टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इन केस कि आपका फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्स्ट अल्टरनेटिव में प्रेफरेंस डिविडेंड है, माइनस सिंकिंग फंड कि अगर कोई सिंकिंग फंड की ऑब्लिगेशंस आपकी हैं कि आपको अप्रोप्रिएशन करनी है प्रॉफिट्स की, तो उससे क्या होगा कि आपके शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स कम हो जाती हैं, तो उनका अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है। तो अगर सिंकिंग फंड की ऑब्लिगेशन है तो उसको भी हम माइनस कर देते हैं। एंड S1 यहाँ पर हम जो है वो अमाउंट भी ले सकते हैं और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं। S1 में क्या है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन प्लान 1 और अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल इन प्लान 1 और अल्टरनेटिव 1। सेम वे में हम जो है वो सेकंड अल्टरनेटिव के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर EBIT लेवल वो x ही रहेगा सेम जिसकी हमने फाइनली कैलकुलेशन करनी है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो वो EBIT लेवल वो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे या इक्विवेलेंसी हम वो पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस I2 इंटरेस्ट ऑन इन सेकेंड अल्टरनेटिव में जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं 1 माइनस टी टैक्स रेट हो गया, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इन सेकेंड अल्टरनेटिव की, अगर सेकेंड अल्टरनेटिव में आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो कितना है, और सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस हैं सेकंड प्लान की तो वो यहाँ पर ले ली जाएंगी, डिवाइडेड बाय S2 यानी कि वही जो आपका सेकंड अल्टरनेटिव है उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर अमाउंट ऑफ
कैपिटल। इसके बेसिस पर जो है हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो आपके पास दो भी या तीन भी हो सकते हैं, तीन अल्टरनेटिव्स हैं। तो तीनों अल्टरनेटिव्स में हम देखना आता है कि तीनों अल्टरनेटिव्स में वो EBIT लेवल जिस पे जो है तीनों अल्टरनेटिव्स में अर्निंग पर शेयर सेम रहेगा, यानी कि वो EBIT लेवल अगर हमारा होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो है वो अल्टरनेटिव 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट अल्टरनेटिव से डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर पर अर्निंग पर शेयर जो है वो डिफरेंट हो जाती है। बट पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस या इक्विवेलेंसी पॉइंट वो पॉइंट हो जाता है कि जिस EBIT लेवल पर आप कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जिसके बेसिस पर आपने कैलकुलेशन करी है, उसमें जो है वो आपका अर्निंग पर शेयर सेम हो जाता है। तो इसके बारे में आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो है विद एग्जांपल इसको समझाएंगे। तो यहाँ पर आज वाली वीडियो में जो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें EBIT के बेसिस पर हम जो है वो EPS कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, उसका एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो EBIT EPS एनालिसिस या EBIT के बेसिस पर EPS कैलकुलेट करने के बारे में उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि XYZ लिमिटेड हैज़ करंटली एन इक्विटी कैपिटल ऑफ 40 lakhs कंसिस्टिंग ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कि कंपनी के पास जो है वो 40 lakhs की शेयर कैपिटल अभी एग्जिस्टिंग है, जिसको 40,000 के इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक शेयर जो है वो 100 रुपीज़ का है। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज अनदर ₹30 lakhs टू फाइनेंस अ मेजर प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन थ्रू वन ऑफ 3 फाइनेंशियल प्लान्स। तो वो जो है वो चाह रही है कि 30 लाख रुपए जो है वो दूसरे फाइनेंशियल प्लान दूसरे जो है वो आगे फर्दर रेज किए जाएं, कि उसके कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं, उसको फाइनेंस करने के लिए 30 lakhs की जरूरत है। वो 30 lakhs के लिए उसके पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव कह रहे हैं कि वो इक्विटी फाइनेंसिंग की इक्विटी शेयर्स ही टोटली इशू कर दें। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं कि 10 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू कर दें ऑफ ₹100 ईच एंड द बैलेंस इन 9% डिबेंचर। कि वो जो है 10 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू कर दे, बाकी के जो है वो बचे हुए 9% डिबेंचर्स इशू कर दे। थर्ड प्लान में क्या कह रहे हैं कि 15 लाख के इक्विटी शेयर्स ₹100 वाले, और बाकी का बैलेंस जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स 5% डिविडेंड वाले प्रेफरेंस शेयर से इशू कर दें। द कंपनीज एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी ₹15 lakhs। कंपनी को जो है अभी ऑप्शन है कि वो मतलब जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होगा एक्सपेक्टेड, वो EBIT जो है उनका 15 lakhs का है, और एज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स 50%, कि आपको जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स 50% बताया गया है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द EPS। आपको इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर तीनों अल्टरनेटिव्स पर जो है, क्योंकि 3 अल्टरनेटिव्स डिफरेंट प्लान्स हैं, तो तीनों अल्टरनेटिव प्लान्स के लिए आपको EPS कैलकुलेट करना है, एंड कमेंट विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट एंड व्हाई। कि आपको बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो अच्छा है उनके लिए, कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट है। तो इसमें जो है आपके पास आ गया कैलकुलेशन ऑफ EPS एंड फाइनेंशियल लिवरेज। तो यहाँ पर हम जो है वो कैलकुलेशन करेंगे EPS की। EPS की कैलकुलेशन के लिए क्या है कि अर्निंग पर शेयर हमने कैलकुलेट करना है, तो हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में कितने कितने रहेंगे हमारे पास। तो वो हम जो है चाहे तो रफ वर्क में कर सकते हैं, वर्किंग नोट में कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी स्ट्रक्चर में भी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि इक्विटी शेयर्स हम देख लेते हैं कि आपके पास 3 प्लान्स हैं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, 3 प्लान्स के ऑप्शंस आपके पास थे। तो इक्विटी शेयर्स इन लाख्स रुपीज़ में कितने हैं? तो एग्जिस्टिंग जो है वो कंपनी के पास 40 हैं, और 30 lakhs जो है वो कंपनी ने फर्दर इशू करना है। तो प्लान 1 में जो है वो 40 lakhs तो एग्जिस्टिंग है, और जो नया इशू करना है वो सारा का सारा इक्विटी से करना है, यानी कि 40 + 30 lakhs यानी कि 70 lakhs के जो है वो इक्विटी शेयर्स फर्स्ट प्लान में होंगे। सेकंड प्लान में 40 lakhs एग्जिस्टिंग है, और 10 लाख के फर्दर आपने इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। तो दैट मीन्स 40 + 10 50 lakhs जो है वो आपके पास जो है वो सेकंड अल्टरनेटिव में हो गया। और अगर हम बात करें थर्ड अल्टरनेटिव में, तो 15 lakhs के नए इक्विटी शेयर्स हैं, 40 लाख से एग्जिस्टिंग है। तो 40 + 15 दैट मीन्स 55 जो है वो आपके पास टोटल इक्विटी शेयर्स आ गए हैं थर्ड प्लान के लिए 50 lakhs के। और अगर नंबर्स में बात करें तो आपको पता है कि हर एक शेयर जो है वो कंपनी का कितने का है, 100 रुपीज़ का है। तो 70 lakhs को 100 से आप डिवाइड करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। 50 lakhs को 100 से डिवाइड करेंगे 50,000, एंड 55 lakhs को 100 से डिवाइड किया 55,000। यहाँ पे आप चाहें तो उसको पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इन लैक्स लिख दिया। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे इन लैक्स लिखने की बजाय जो है वो 70 lakhs यहीं पे पूरा लिख सकते हैं। 50 lakhs और 55 lakhs, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन पे जो है वो स्पेस कम हो रहा था, तो इसलिए जो है वो मैंने इस तरह से लिख दिया। आप चाहें तो पूरा कंप्लीट भी जो है वो लिख सकते हैं।
देन अब हमारे पास जो है वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट प्लान में तो इक्विटी शेयर्स है, कोई इशू नहीं है, हमने जो है वो फर्स्ट प्लान का कंप्लीट हो गया। बट सेकंड और थर्ड जो अल्टरनेटिव है उसमें इक्विटी के साथ हमने एक में सेकंड में डिबेंचर्स इशू किए, थर्ड में जो है वो इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। तो सेकंड जो प्लान है उसमें हमारे पास जो है वो 10 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं और नया जो हम फर्दर रेज करने वाले हैं टोटल हम 30 लाख रेज करेंगे। तो 30 लाख में से 10 लाख तो हमने इक्विटी शेयर से रेज कर दिया, दैट मीन्स कि रिमेनिंग 20 लाख रुपीज़ जो है वो आपको कैसे रेज करने हैं, वो डिबेंचर से रेज करने हैं। तो कितने के हो गए डिबेंचर्स? 9% डिबेंचर्स इन लैक्स फर्स्ट प्लान में नहीं थे क्योंकि टोटल इक्विटी की है। सेकंड प्लान में जो है वो 20 लाख के हमारे पास डिबेंचर्स इशू कर दिए और थर्ड प्लान में जो है वो हमने जो है वो कोई भी डिबेंचर इशू नहीं किया। और थर्ड प्लान में हमने क्या इशू किया है? 15 लाख के इक्विटी शेयर्स और बाकी कितने बचे? 30 - 15 यानी कि 15 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। तो 30 - 15 यानी कि 15 लाख के आपके पास जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स आ गए थर्ड प्लान में, फर्स्ट और सेकंड में नील आ गया। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि कितने के हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, कितने इक्विटी शेयर्स हैं और साथ में और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कितने कितने हैं, जिससे हमें आगे फर्दर कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। इबिट लेवल के बारे में उसने कहा है कि कंपनी का जो इबिट लेवल है एट प्रेजेंट जो इबिट है वो दैट इज 15 लाख 15 लाख का है। तो चाहे आपने प्लान 1 यूज़ किया, प्लान 2 यूज़ किया, प्लान 3 यूज़ किया, जब तक आपको कहा नहीं गया कि अलग अलग कोई इबिट लेवल उनके लिए रहे या अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग इबिट होगा, तो वही सेम इबिट जो है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टाइम टैक्स जो है वो 15 लाख 15 लाख 15 लाख जो भी आपके पास गिवन है तीनों प्लान्स में सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमने, तो जितना भी है आपके पास दिया हुआ वो तीनों प्लान्स में सेम रहेगा। देन आपको पता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, जो आपको दिखाया था मैंने फॉर्मूला, सबसे पहले हम माइनस करते हैं उसमें से इंटरेस्ट। तो अब हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं। इंटरेस्ट आपने किसके ऊपर पे करना है? जो आपके डेट फंड्स हैं, जो उधार का पैसा लिया हुआ, तो उधार का डेट फंड जो है यहाँ पे सिर्फ डिबेंचर्स हैं, इनकेस लोन्स वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर भी हम जो है यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फर्स्ट प्लान में कोई डिबेंचर्स नहीं है, सेकंड प्लान में 20 लाख के डिबेंचर्स हैं, 20 लाख के डिबेंचर्स हैं और 9% आप उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो 20 लाख का 9% दैट मीन्स 1,80,000। कितना? 20% का 20 लाख का 9% जो है वो 1,80,000। थर्ड प्लान में नहीं है, वहाँ पे नील आ गया, तो हमने जो है ये इसकी अमाउंट इंटरेस्ट की यहाँ पर लिख दी। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपने माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इसमें से ये माइनस किया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई हमारे पास, इसमें से इसको माइनस किया इतना आ गया, इसमें से इसको माइनस किया इतना आ गया। तो अब हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो 15 लाख 13 लाख 20,000 एंड 15 लाख जो है वो बच गए। अब इसमें से हमने क्या माइनस करना है? टैक्स माइनस करना है एट द रेट ऑफ 50%। दिया हुआ है हमारे पास कि टैक्स रेट जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 50% है। तो इंटरेस्ट जो है वो अलाउेबल एक्सपेंस है टैक्स के लिए, तो पहले इंटरेस्ट देन उसके बाद टैक्स। अब टैक्स है 50%, 15 लाख का जो है वो 50% 7.5 लाख, 13 लाख 20,000 का 50% 6,60,000, 15 लाख का 50% 7,50,000। अब ये माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया, अब आपके पास आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें से इसको माइनस करके 750, इसमें से इसको माइनस किया 660 और 15 लाख में से 750 को माइनस किया तो 750। ये आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स की टैक्स आपने पे कर दिया, इंटरेस्ट आपने पे कर दिया। अब जो अर्निंग्स हैं इस अर्निंग्स में से आप क्या पे करेंगे? आप पे करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करना है 15 लाख का 5%। 15 लाख का 5% जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड आप इसमें से पे करेंगे 75,000। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो एज इट इज़ जो यहाँ पे हमारे पास आई थी कॉन्टिन्यूटी में हमने बनाना है, तो कॉन्टिन्यूटी में बनाएंगे तो 750 660 750 एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब इसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना था। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? 5% ऑन 15 लाख। 15 लाख का अगर आप 5% निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 75,000। फर्स्ट और सेकंड प्लान में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे तो उसमें नील आ जाएगा। थर्ड प्लान में हमने जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने माइनस कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हमने टैक्स पे कर दिया, टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड जो था वो हमने माइनस कर लेना। माइनस करने के बाद 750 माइनस नील 7,50,000, 6,60,000 माइनस नील 6,60,000, 7,50,000 माइनस 75,000 दैट इज इक्वल टू 6,75,000। और दिस इज योर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, या यू कैन से अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि अब हमारी जो भी ऑब्लिगेशंस थी वो हमने इबिट में से पे कर दी, इंटरेस्ट भी हमने पे कर दिया, देन हमने टैक्स पे कर दिया, देन हमने जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया। अब जो अर्निंग्स है दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और जो अर्निंग्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है उसको
उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हमने यहाँ पे निकाले थे, इक्विटी शेयर 70,000, 50,000 एंड 55,000, वही हमने यहाँ पे लिख लिए 70,000, 55,000 एंड 50,000। अब अर्निंग पर शेयर निकालनी है तो अर्निंग पर शेयर के लिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इसको हमने इससे डिवाइड करना है 7,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000, 6,60,000 डिवाइडेड बाय 55,000, 6,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000। तो इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा ₹10.71, ये आपके पास आ गया ₹13.20 और ये आपके पास आ गया ₹12.27। तो ये तो हमें कहा था कि ईपीएस कैलकुलेट करो। क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपको कि आपको कहा था कि आप जो है वो ईपीएस कैलकुलेट करो, तो ईपीएस कैलकुलेट करने तक का हमारा काम हो गया। बट उसने साथ में हमसे कहा है कि कमेंट ऑन द फाइनेंशियल लिवरेज विल ऑथराइज ईच अल्टरनेटिव अबव द अबव स्कीम्स, कि इसके साथ साथ हमें जो है ये बताना था कि ये जो आपके इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि ईपीएस तो कैलकुलेट करना ही है, बट आपको साथ में कमेंट करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। तो कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है और क्यों बेस्ट है, तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हम ईपीएस एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ईबिट तो सेम था, तो ईबिट से तो कोई डिसीजन में फ़र्क नहीं आने वाला, तो फ़र्क किससे आएगा, ईपीएस से आएगा। तो अब आप क्या चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो मैक्सिमाइज किया जाए। तो अब आप देख लें कि प्लान 1, 2 और 3 कंपेयर करने के बाद आपको देखने से पता चल रहा है कि जो प्लान 2 है उसमें अर्निंग पर शेयर जो है वो मैक्सिमम है। दैट मीन्स कि ये अल्टरनेटिव जो है वो कंपनी के लिए बेस्ट है, क्योंकि ईपीएस जो है वो मैक्सिमम है, इबिट जो है वो तीनों अल्टरनेटिव्स में सेम है, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। तो इसके बेसिस पर हम डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा प्लान बेस्ट है। तो उसके बेसिस पर हमने क्या है कि डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स के लिए, डिफरेंट प्लान्स के लिए, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के लिए क्या किया है, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लिया। अर्निंग पर शेयर जो है वो इसमें 10.71, 13.20, 12.27, और कौन सा सेकंड जो प्लान है इसमें अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम है। तो दैट मीन्स कि प्लान 2 जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। अब क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें ईपीएस सबसे ज़्यादा है। तो हम इसमें हमसे कमेंट करने के लिए बोला, तो आपको लास्ट में कमेंट करना है, सजेस्ट करके बताना है, तब आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। सिंस द ईपीएस इज हाईएस्ट इन द फाइनेंशियल प्लान 2, सो सेकंड प्लान में ईपीएस सबसे ज़्यादा है, सो इट शुड बी एक्सेप्टेड। तो आप जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। द कंपनी शुड रेज 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उस सेकंड प्लान में क्या था कि आपने जो है वो 10 लाख जो है वो इक्विटी शेयर से इशू करने थे और बाकी के 20 लाख जो है वो आप डिबेंचर से इशू करने वाले थे। तो हमें क्या करना है, 10 लाख इक्विटी शेयर से और बैलेंस 20 लाख जो है वो थ्रू डिबेंचर्स। इट विल इंक्रीज द अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, की इससे जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। जो तीनों प्लान हैं उसमें से जो है वो सबसे मैक्सिमम जो अर्निंग्स मिलेंगी वो सेकंड प्लान में। तो इट विल मैक्सिमाइज द अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट मिनिमम लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी की। इसमें जो है, क्योंकि इस प्लान में अगर आप देखें तो सबसे कम इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए हैं जो सेकंड प्लान है, क्योंकि इसमें आप फर्स्ट प्लान में देखते हैं कि 30 लाख के आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, इसमें 10 लाख से किए हैं, इसमें 15 लाख से किए हैं। तो आपने सबसे कम किए हैं, दैट मीन्स कि आपका जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर वो सबसे कम यहाँ पर जो है वो कम हो रहा है। आपका कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा जब ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। अगर कम शेयर्स इशू करेंगे तो इक्विटी जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनका कंट्रोल, उनका शेयर जो है वो बना रहेगा, कंपैरेटिवली जो है उतना शेयर उनका बना रहेगा। तो इसमें क्या है कि हमारा कंट्रोल भी कम नहीं हो रहा है ज़्यादा, हमारे जो कंट्रोल जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल भी बना है और उनकी अर्निंग्स भी जो है वो बढ़ रही है। इसलिए हमें जो है वो सेकंड अल्टरनेटिव को चूज़ करना चाहिए। तो ये था आपके पास आज की वीडियो में ईबिट ईपीएस एनालिसिस, जिसमें हमने ईबिट ईपीएस एनालिसिस के बारे में कर लिया है। साथ में आपको मैंने पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बता दिया, और इन फाइनेंशियल पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको विद एग्जांपल जो है वो करेंगे। ओके, थैंक यू।